हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाय ईज। बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं रिएक्शंस होने के बाद, और रिएक्शन से हम कैसे इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। अब है बेटा इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है। इसमें हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे RE इसे हटा देते ACTION। ठीक है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला चेंज, उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, कलर कुछ भी हो सकता है, रेड है, रिएक्शन से पहले रेड है, सपोज वो ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप आगे जैसे जैसे रिएक्शंस को करते जाओगे आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। फिर उसकी स्टेट चेंज आएगी। स्टेट चेंज का मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेट चेंज में क्या क्या आ सकता है। स्टेट चेंज में अगर मान लो कोई आपने एलिमेंट लिया, वो सॉलिड है, रिएक्शन हुई तो क्या पता वो लिक्विड बन जाए, क्या पता वो गैस में चेंज हो जाए। सपोज वो गैस में था तो वो लिक्विड में चेंज हो गया डायरेक्टली, अगर गैस में था तो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं स्टेट को चेंज होना, कि जिस स्टेट में वो पहले था रिएक्शंस होने के बाद वो अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकता है, क्या पता टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये जो हमने तीन चीजें पढ़ी वो किस बारे में पढ़ी है? हमने पढ़ा है कि जब भी कोई रिएक्शंस होगी तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कलर चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज। क्लियर? नेक्स्ट है कि जब भी कोई रिएक्शन हुई तो हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो हम उसको वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन कैसे? सपोज हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया। क्लियर है? ये हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम के साथ हमने किसको कंबाइन कराया, ऑक्सीजन को कराया। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन को कंबाइन कराया। क्लियर? तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्यों बना है बेटा? देखो, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने का मतलब है कि मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, उसको क्या किया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा दिया, मतलब बर्न कराया। क्लियर है? आप एक मैग्नीशियम के रिबन को लो, ठीक है, आप उसमें क्या करो, उसको बर्न कराओ। बर्न किस गैस की हेल्प से बर्निंग का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन की वजह से। क्लियर है? इसलिए हम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लिखते हैं। ठीक है, हम बर्न तो नहीं लिख सकते वहां पर, तो जिस गैस की वजह से बर्निंग का प्रोसेस होता है तो हम वही यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैंने लिखा कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, बर्निंग का प्रोसेस हुआ, बर्निंग के बाद प्रोडक्ट क्या बना, मिला मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, क्योंकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो गया। ये तो मेरी थी वर्ड इक्वेशन, ठीक है, जहां पे हमने पूरा पूरा मैग्नीशियम का नाम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, फिर प्रोडक्ट क्या बना मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब हम इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम का सिंबल है हमारा Mg, ये हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ये मैग्नीशियम का सिंबल है। ऑक्सीजन क्या है, O2, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट मेरा बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप एक चीज ध्यान दोगे, यहाँ पर लिखा है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब होता है जितना रिएक्टेंट आपने पहले लिया है रिएक्शन होने से पहले, प्रोडक्ट बनने के बाद भी उतना ही होगा। अगर मैं सिंपल से लैंग्वेज में बात करूं कि अगर आप मान लो मैंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन का अमाउंट जितना लिया है पहले रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही होगा, उनकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, प्रोडक्ट चेंज होने का मतलब उसमें कलर में चेंजेस आ सकते हैं, स्टेट में चेंजेस आ सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अनबैलेंस लिखा है, उसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि वो अनबैलेंस्ड किस बिहाफ पे इन्होंने लिखा हुआ है। अब ध्यान दो, मैग्नीशियम की क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 1,
राइट हैंड साइड में भी क्या है, मैग्नीशियम की क्वांटिटी 1। क्लियर है ये आपको? अब आप यहाँ देखोगे, ठीक है, अब आप देखोगे ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, 2, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है, 1। तो मतलब क्वांटिटी क्या है, बैलेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू नहीं है राइट हैंड साइड के, इसलिए हमने इसको बोला अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अगर आप एग्जाम में इसको इतना ही छोड़ के आओगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो टोटली रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि आपकी अनबैलेंस्ड है और कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस्ड फॉर्म में नहीं होती है। तो हम इसको बैलेंस्ड करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस कैसे किया, मीन्स टू से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने बैलेंस में क्या किया कि जो मेरा यहाँ पर ऑक्सीजन अनबैलेंस था तो उन्होंने क्या किया, तो मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दिया। तो मैग्नीशियम के आगे 2 लगाने से हुआ क्या, तो मैग्नीशियम की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी हो गई, 2। यहाँ भी 2 लगा दिया। मैग्नीशियम की क्वांटिटी यहाँ पर कितनी हो गई, 2। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था, ठीक है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या होगा, 2 होगा। वो कैसे 2 होगा, अब इस चीज को हम देखते हैं। देखो इस चीज को बेटा ध्यान से देखना कि ये जो आपका 2 है ना, ये मैग्नीशियम के लिए भी है और ये 2 आपका ऑक्सीजन के लिए भी है। क्लियर है? तो मुझे ये पता चला जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है? और जो मेरा रिएक्टेंट था, एक बार हम इसको इरेज करते हैं, आप इसको ध्यान से देखना। जो मेरा रिएक्टेंट था वहां पर मैग्नीशियम 2 था और ऑक्सीजन भी 2 था। क्लियर है? कि मतलब जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड की। इसलिए मेरी इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। क्लियर है? अब यहाँ पर एक एरो दिया, जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है ना वो कैसी होती है, उसमें एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मी, एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, अगर इक्वेशन हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करते टाइम एनर्जी निकल रही है हीट की फॉर्म में, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, कि एनर्जी रिलीज हो रही है। क्लियर है? तो ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है हमारी रिएक्शन, एंड एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ हमें टेबल के फॉर्म में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स दी हुई है, वो क्या क्या है तो वो देखते हैं वो क्या क्या। पहला है फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो मैंने आपको बताया, जितना क्वांटिटी आप लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हो उतनी क्वांटिटी आपकी राइट हैंड साइड में भी चाहिए, मतलब जितना मास। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, इक्वेशंस होती है, वो क्या फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब जितना मास आपने पहले लिया रिएक्शन होने से पहले, उतना मास रिएक्शन होने के बाद भी होगा। वो मैंने इक्वेशन बैलेंस करके यहाँ पे बताया आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एटम रिमेन्स द सेम, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम आपने पहले लिए उतने एटम बाद में भी होंगे। मतलब अगर आपने यहाँ पर 2 लिया है ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 होगा, बट यहाँ पर नहीं था 2 तो अनबैलेंस्ड हो गया, तो मुझे उसको बैलेंस करना पड़ा। क्लियर है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, इन दोनों में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होना चाहिए। The physical state of elements written as solid, liquid, aqueous and gas। जैसे कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, अगर मान लो मैंने मैग्नीशियम लिया है, ठीक है, अगर आप इसकी फिजिकल स्टेट भी लिखना बहुत जरूरी है एलिमेंट की, तो आप पूरा जैसे मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया, रिबन क्या है, सॉलिड है, तो मैं यहाँ पर छोटा सा ऐसे एस लिख दूंगी, तो ये एस का जो सिंबल है ये मुझे ये बता रहा है कि जो मेरा मैग्नीशियम है वो कौन सी स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है। क्लियर है? अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट ले रही हूँ वो लिक्विड स्टेट में है, तो मैं उसको एल लिख दूंगी। सपोज मैंने एक एलिमेंट ले लिया, उसको मैंने नाम दिया बी, एलिमेंट बी, तो वो लिक्विड स्टेट में, तो मैं एल लिख दूंगी। मेरा एलिमेंट ए है, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में है, तो मैं एस लिख दूंगी। एलिमेंट सी है, वो एक्वस स्टेट में है, मतलब लिक्विड स्टेट में है, एक्वस मतलब एकदम पानी जैसा स्टेट है, तो मैं ए क्यू लिख दूंगी। क्लियर है? अगर मेरा कोई एलिमेंट डी है, वो गैस की स्टेट में, तो मैं जी लिख दूंगी। तो ये हम इसकी स्टेट लिखते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारी किसी भी एलिमेंट की स्टेट होती है, जो बताते कि भाई एलिमेंट रिएक्टेंट से पहले प्रोडक्ट के बाद कौन सी स्टेट में है, जिससे हमें पता चलता है कि उसने अपनी स्टेट को चेंज किया है। क्लियर है ये सारी चीजें? ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमें डिटेल में इस चैप्टर में
पढ़ना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम इसमें देखेंगे कि रिएक्शंस जो होती है उसके टाइप्स क्या होते हैं। यहाँ पर पूरा मेंशन है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से टाइप्स है। पहला टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन करना। ठीक है, किसी दो चीजों का कंबाइन करना उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसे हो सकती है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ने दूसरी रिएक्शन कौन सी है, दूसरा टाइप क्या है रिएक्शन का, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ब्रेक होना, कॉम्बिनेशन जुड़ना, डिकम्पोजिशन ब्रेक होना। वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक, जिसमें क्या होती है, हीट एब्सॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मीन्स टू से अपनी जगह से दूसरी जगह पर एलिमेंट्स का चेंज होना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का ही एक टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ अनडिजॉल्व फॉर्म होती है, वो जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें रिएक्शन की तो हम देखते हैं कुछ अनडिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, वो टेस्ट ट्यूब के एकदम नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन में होती है, वो रिएक्शन किस टाइप की होती है, कैसे प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, तो आपको वरी होने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो अभी सिर्फ आप इनके टर्म को समझो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। थर्ड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको हम बोलते हैं। और हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, जिसको हम कोरोजन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट हमें दिया हुआ है कि स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती है। वो इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है ज्यादातर, बट कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है बेटा कि आपको वो बैलेंस करने की नीड नहीं होती, वो ऑलरेडी क्या होती है, बैलेंस्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली हमने थोड़ा बहुत देख लिया है। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है। ठीक है, टेबल में लिखा हुआ है स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस्ड इक्वेशन, डिफरेंस क्या है। हमने देखा स्केलेटल इक्वेशन कौन सी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी हम इसको बोलते हैं। तो अनबैलेंस्ड है नहीं है एक बार देख ले, तो कभी कभी ये बैलेंस्ड भी होती है, मतलब अनबैलेंस्ड भी है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन भी होती है। क्लियर है, तो देख लेते हैं। जैसे सी है, कौन से स्टेट में है, हमने देख बताया था ना, हम स्टेट को यहाँ पर लिख देते हैं सॉलिड स्टेट है। ऑक्सीजन क्या है, O2। ठीक है, कौन से स्टेट में है, गैस की स्टेट में है। जब ये कंबाइन हुई तो इसने क्या बनाई, CO2 गैस बनाई। तो हम देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। कार्बन का क्या है अमाउंट, 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो मतलब हमें इसको छेड़ने की बिल्कुल नीड नहीं है, ये टोटली क्या है, बैलेंस्ड फॉर्म में। क्लियर, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि बैलेंस्ड है। ठीक है, इस इक्वेशन को इन्होंने बैलेंस करके दिखाया, तो यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नजर नहीं आया है, तो मतलब ये इक्वेशन क्या है, एकदम करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, जेडन जिंक है। ठीक है, कौन से स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, L मतलब लिक्विड स्टेट में। जब ये क्या कहते हैं रिएक्शन हुई तो उसने ZnSO4 बनाया और प्लस H2। ठीक है, जिंक सल्फेट और H2, तो यहाँ पर H2 गैस की फॉर्म में है। अब हम देखते हैं कि टोटली बैलेंस्ड है या नहीं है। Zn क्या है, 1 है, यहाँ पर भी Zn 1 है। H2 2 है, यहाँ पर भी H2 2 है। सल्फर आपका 1 है, सल्फर 1 है, O4 है तो O4 है। तो मतलब हम यहाँ पर जहां तक देख पा रहे हैं तो ये इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस्ड ही है। तो यहाँ पर देखेंगे सेम, कोई चेंजेस नहीं हुए यहाँ पर, ये क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। मतलब स्केलेटल इक्वेशन अनबैलेंस्ड भी हो सकती है और बैलेंस भी हो सकती है, स्टेटमेंट अभी हमने देखी। ठीक है, और बैलेंस्ड इक्वेशन तो बैलेंस ही होती है। ठीक है, अब सल्फर है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सेम केस यहाँ पर है, कुछ भी चेंजेस करने की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है। क्लियर है, अब यहाँ पर हम देखते हैं AgNO3। ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बना, NaNO3। क्लियर है? तो क्या ये बैलेंस्ड है? सोडियम एक है, ओके, ये भी एक है। यहाँ पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, तो इसमें क्या बना है, NaNO3। क्लियर है? तो आप इसको चेक करो, क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। बेटा अगर आप क्वेश्चन देखते हो ना, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ये इसकी स्टेट लिखी हुई है, एक्वस स्टेट में है ये है सोडियम नाइट्रेट बना यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं टोटली बैलेंस्ड है या नहीं है, तो हमें ये बैलेंस्ड ही दिख रहे हैं। तो Na यहाँ पर, NO3 और ये NO3। क्लियर है? और इसकी बैलेंस्ड फॉर्म अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा आपका सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, और यहाँ पर AgCl लिख सकते हो। क्लियर? तो हमने यहाँ पर देखा कि ये इक्वेशन क्या है, टोटली बैलेंस्ड फॉर्म में, ठीक है। तो स्केलेटल इक्वेशन हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, और बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं कि ठीक है कि ये क्या होती है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। The process in which new substances with a new properties are formed from one or more substances are called the chemical reaction। कि ऐसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर नए सब्सटेंस बनते हैं, अपनी नई प्रॉपर्टीज के साथ वो सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं। क्लियर है? उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में अभी आपको, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी है तो मैंने आपको दो टर्म के बारे में बात की थी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में, जब मैं इक्वेशन को समझा रही थी। तो उसकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, पार्ट लेते हैं, हम उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या है? द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड, ठीक है, आप इस वर्ड पे ध्यान देंगे, जो टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, हम उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट के बाद, ठीक है, जो एरो के बाद में जो बनते हैं वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट। क्लियर है? हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या एग्जांपल यहाँ पर हो सकते हैं। फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, हम कहते हैं ना आयरन पे जंग लग जाती है, किसकी वजह से होती है, कि हम उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये इस चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जस्ट अभी इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि मैंने बताया था मैग्नीशियम को अगर आप बर्न करते हो, तो मैंने बोला था हम बर्न तो लिखते नहीं है, हम उस गैस का नाम लिखते हैं जो बर्निंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो वो है ऑक्सीजन। तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जिसको हमने यहाँ पर बैलेंस करके भी आपको बताया था। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, कर्ड का फॉर्मेशन, मिल्क से जब कर्ड फॉर्म होता है वो भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया यूज होता है लैक्टोबैसिलस, जिसके बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व क्या क्या चीजें होती है। पहला है चेंज इन स्टेट, वो अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, सॉलिड से लिक्विड बन सकते हैं, लिक्विड से गैस बन सकते हैं, या ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। क्लियर है? चेंज इन कलर, कलर में भी चेंजेस आ सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन किस टाइप की है, कैसे आप रिएक्शन को कर रहे हो, कौन से एलिमेंट यूज कर रहे हो, तो ये उन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, रिएक्शन हो रही है तो उसमें से कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो ये सारा था हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। तो इन्वॉल्वमेंट पे हमने पढ़ा, उसकी स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, और गैस इवॉल्व होती है। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन के बारे में। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।